हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। क्लास 8 की सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्लास 6 क्लास 7 पूरी की पूरी कवर हो चुकी है एनसीईआरटी। उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। सभी वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए जाएंगे, पिन कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जो इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट भी यानी कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आप उसको जरूर से ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पे क्लास 6 की भी सारी वीडियो क्लास 6 की सारी वीडियोज़ हैं और क्लास 7 की भी सारी वीडियोज़ हैं। तो गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसकी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उस पर ऑफर भी निकाला है। जो अर्ली 20 स्टूडेंट्स होंगे, 20 कैंडिडेट्स होंगे, उनको एक ऑफर भी दिया जाएगा। तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करिए ग्रुप सी के एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ को। आरएआरओ सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो इसको ज्वाइन कर लेने से जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सबकी बहुत ही अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिल रही हैं, डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उनको कवर नहीं किया है ऑलरेडी, तो आप उनको जरूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। और आज हम बात करेंगे मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि खनिजों के वितरण की। तो मिनरल्स जो हैं अलग अलग रॉक्स में पाई जाती हैं, ये हमने पढ़ा है, पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, कुछ तो इग्नियस रॉक्स में मिलती हैं जिनको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो कुछ रॉक्स, कुछ मिनरल्स हमको वहाँ मिलते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, और कुछ जो है हमको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। तो यानी कि अलग अलग तरह के जो रॉक्स हैं, अलग अलग तरह की जो चट्टानें हैं, उनमें हमें अलग अलग तरह के जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। जनरली जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो हमें इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस में मिलते हैं दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज। तो जो मेटेलिक मिनरल्स हैं आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स और दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, जो कि क्या बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े पठार बनाते हैं, प्लेट्यूज बनाते हैं। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, जैसे कि आयरन ओर यानी कि लो एस की बात करें स्वीडन में, कॉपर और निकल की बात करें ओंटारियो कनाडा में, आयरन निकल क्रोमाइट प्लेटिनम की बात करें साउथ अफ्रीका में। ये कुछ मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं जो कहाँ मिलते हैं, इग्नियस रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, यानी कि जो आग्नेय चट्टानें हैं और कायांतरित जो चट्टानें हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन जो है प्लेन और यंग फोल्ड माउंटेन की, उनमें नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, वहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन यानी कि जो चूना पत्थर है, वो अपने आप में क्या है, वो एक नॉन मेटालिक मिनरल है, उसमें मेटल नहीं होता है। डिपॉजिट्स ऑफ ककौसस रीजन, जो फ्रांस में ककौसस रीजन है वहाँ पे मिलता है। मैंगनीज डिपॉजिट मिलते हैं जॉर्जिया में। यूक्रेन फॉस्फेट बेड्स हैं अल्जीरिया के। फिर मिनरल जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। भारत में भी कोयला मिलता है, कुछ एरियाज़ में पेट्रोलियम भी भारत में से निकलता है, जैसे कि असम के दिग्बोई में से देखें, या महाराष्ट्र के पास अगर हम देखें तो समुद्र में से हमें मुंबई हाई में से मिलता है। तो अलग अलग जगहों से हमें तेल देखने के लिए मिलता है, निकलता है। तो एशिया की बात करें तो चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। तो भारत में भी और चाइना में भी लोहे के बहुत बड़े संसाधन हैं। कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। तो दुनिया का आधा टिन एशिया ही प्रोड्यूस करता है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, अगर आप देखें तो ये जो ऐसे वाले लगा रखे हैं, ये लोहे के क्षेत्र हैं, जैसे कि यहाँ सब पे आयरन हो रहा है। और इन एरियाज़ को देखें तो इन एरियाज़ में कॉपर होता है, तांबा होता है, और बॉक्साइट जो है वो इन एरियाज़ में हो रहा है। यहाँ पे बॉक्साइट हो रहा है, आप देख सकते हैं गैबॉन में। भारत में बॉक्साइट भी मिल रहा है, भारत के अंदर लोहा भी मिल रहा है।
तांबा जो है वो भारत के अंदर नहीं दिखा रखा है कि तांबा जो है वो भारत में नहीं मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ़ अ रॉक कंटेन्स कॉपर देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। अगर किसी रॉक में, किसी चट्टान में कॉपर होगा तो वो किस कलर का दिखेगा? वो जो है नीले रंग का दिखेगा। चाइना है, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडर्स इन टिन प्रोड्यूसर। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया में टिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। चाइना जो है वो प्रोडक्शन में लीड भी करता है लेड के, एंटीमनी के और टंगस्टन के, यानी कि लेड है, एंटीमनी है और टंगस्टन है। तो ये वाले जो मेटल्स हैं इन सभी का, यानी कि इन सब के जो मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, इन सब के प्रोडक्शन में भी चाइना आगे है। एशिया में भी डिपॉजिट्स हैं बहुत ज़्यादा मैंगनीज़ के, बॉक्साइट के, निकल के, जिंक के और कॉपर के। फिर एशिया की बात करते हैं यूरोप की। अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप जो है अपने आप में लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? आयरन ओर का, पूरी दुनिया में है। कंट्रीज़ विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। अब देखिए कौन कौन से देश ऐसे हैं यूरोप के जहाँ पर लोहे का जो भंडार है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो है जैसे कि रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है और फ्रांस है। फिर मिनरल्स जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज़, निकल। अब देखिए ये अलग अलग हैं, तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज़, निकल। ये जो अलग अलग तरह के मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं? पूर्वी यूरोप में मिलते हैं या यूरोपियन रशिया में मिलते हैं, यानी कि लगभग वहाँ मिलेंगे जहाँ से वो एशिया से टच कर रहा होगा। स्विट्ज़रलैंड में माना जाता है कि कोई भी मिनरल नहीं मिलता। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे सवाल सीधे सीधे पूछा जाएगा और सीधे सीधे स्टेटमेंट बन के सवाल आएगा कि कौन सा ऐसा देश है, ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे कोई मिनरल नहीं मिलता है। 4 कंट्रीज़ के नाम देंगे, स्विट्ज़रलैंड उसमें से एक होगा। या ये भी कह देंगे कि वन कंट्री इन यूरोप दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो मिनरल डिपॉजिट इन इट, यानी कि ऐसे कह देंगे कि वहाँ पे कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं मिलता है। कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। एनसीईआरटी भी इसको लिख के दे रही है, अब आप समझ सकते हैं। बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की। तो मिनरल डिपॉजिट्स जो हैं नॉर्थ अमेरिका में वो कहाँ कहाँ पे हैं? वो नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन्स ऐसे हैं, 3 ऐसे रीजन्स हैं, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमको बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं। एक तो है कैनेडियन रीजन, ये ग्रेट लेक्स के पास है। फिर अपलेशियन रीजन है और माउंटेन रेंजेस हैं वेस्ट की। तो वहाँ पे आयरन ओर मिलेगा, निकल है, सोना, गोल्ड मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा और तांबा मिलेगा। ये सब निकाले जाते हैं कैनेडियन शील्ड से। जो कैनेडियन शील्ड का जो रीजन है, यानी कि कनाडा का जो क्षेत्र है, वहाँ से निकले जाएंगे। कोयला निकाला जाएगा एप्लेशियन से। एप्लेशियन जो है, एप्लेशियन माउंटेन रेंजेस जो है ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको यूएसए में। उसके बाद वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, ये सब आपको मिलेंगे यूएसए के अंदर। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं, कहाँ के? कॉपर के, लेड के, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के। अगर इस मैप में मैं आपको थोड़ा दर्शाना चाहूँ तो आप इस तरह से मान के चलिए, ये कनाडा शील्ड है, कनाडा की शील्ड है। यहाँ पर यूएसए है, ये यूएसए है, इस तरह से मान के चलिए ये यूएसए का हिस्सा है। यूएसए में यहाँ पर है वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, ठीक है। इस तरह से जो 2-3 इसमें पैरेलल माउंटेन की रेंजेस हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिलने के लिए, क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे दिखेगा आपको एप्लेशियन माउंटेन्स। फिर आता है साउथ अमेरिका की। अगर हम बात करें तो ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आयरन ओर का दुनिया में। अगर हम देखें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है आयरन का वो कौन है? वो ब्राज़ील है। चिले, पेरू भी कॉपर के बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। ब्राज़ील है, बोलीविया है, आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। तो दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता होती है या प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस जो करता है टिन को, वो ब्राज़ील और कौन करता है? बोलीविया करता है। साउथ अमेरिका, बोलीविया की राजधानी क्या है? या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि क्या बोलीविया समुद्र से टच करता है, और ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि अपने आप में लैंडलॉक्ड हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ऐसे कितने देश हैं जो अपने आप में लैंडलॉक्ड हैं, यानी कि वो समुद्री सीमा नहीं लगाते। तो साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइड, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस और डायमंड। मिनरल ऑयल, आपको मिनरल ऑयल का मतलब क्या है? मिनरल ऑयल का मतलब है यहाँ पे अपने नाम में पेट्रोलियम। तो ये आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा? वेनेजुएला में मिलेगा, अर्जेंटीना में, चिले में, पेरू में और कोलंबिया में। फिर बात आती है अफ्रीका की। तो अफ्रीका जो है वो बहुत ही रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। ये दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? डायमंड का, गोल्ड का और प्लेटिनम का। तो साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, ज़ायरे है, ये बहुत ज़्यादा इसमें दुनिया का गोल्ड होता है। दूसरे मिनरल्स जो हमें मिलते हैं अफ्रीका के, वो मिलते हैं कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट
ऑयल कहाँ से मिलता है? नाइजीरिया में मिलता है, लीबिया में और एंगोला में मिलता है। फिर ऑस्ट्रेलिया से देखें तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से हमें मिनरल्स देखने के मिलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। बॉक्साइट वो एक अयस्क है जिसके अंदर से एल्यूमिनियम निकलता है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बॉक्साइट जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? एल्यूमिनियम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का। सोना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, डायमंड भी, आयरन भी, टिन भी और निकल भी। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर सॉरी इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक और मैंगनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालगोल्डी और कूलगार्डी ये दो एरियाज़ हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं गोल्ड के। जिस तरह से भारत में कॉलर रॉक्स और हट्टी रॉक्स हैं कर्नाटका की, इसी तरह से कालगोल्डी और कूलगार्डी एरियाज़ जो हैं ये कहाँ के हैं? ये सोने के सबसे बड़े भंडार हैं ऑस्ट्रेलिया के। ओल्डेस्ट रॉक्स जो हैं दुनिया की वो हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे पुरानी जो रॉक्स मिलेंगी वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलेंगी। वो 4300 मिलियन साल पुरानी है। जस्ट अर्थ के बनने के 300 मिलियन साल बाद ही वो बन गई थी। और तब से लेके, क्योंकि अर्थ को बने हुए मानते हैं कि 4600 मिलियन ईयर्स हो गए हैं और 4300 मिलियन ईयर्स अगो तो वो माउंटेन बन ही गई थी। अंटार्कटिका की बात करें तो जो अंटार्कटिका की जियोलॉजी है उस पर इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अंटार्कटिका को देखें तो अंटार्कटिका पे भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। वो अलग बात है कि अभी इतनी रिसर्च, इतना डेवलपमेंट उस रीजन में नहीं किया गया है। डेवलपमेंट कहें, अगर डेवलपमेंट करेगा इंसान तो उस डेवलपमेंट वर्ड की वजह से अंटार्कटिका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी अंटार्कटिका को सिर्फ शोध के लिए अलाउ किया गया है कि वहाँ पर आपसे रिसर्च कर सकते हैं, इसके अलावा वहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट साइज़ जो है कोयले के डिपॉजिट्स के ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में, और जो लोहा है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स में ईस्ट अंटार्कटिका में, ये फोरकास्ट किया गया है, अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे हो सकता है। आयरन ओर है, गोल्ड है, सिल्वर है और ऑयल है, ये सब कमर्शियल क्वांटिटीज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिल सकती हैं। मिनरल्स के उपयोग क्या हैं? देखिए मिनरल्स के बहुत ज़्यादा उपयोग हैं। हम कोयला, पेट्रोलियम, तो आपको सबको पता ही है कि पेट्रोलियम हम कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे रोज़मर्रा के आवाजाही में, हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा का हम कितने ज़्यादा रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम सब चीज़ देख रहे हैं। तो सिलिकॉन जो है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है क्वार्ट्ज बनाने के लिए। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल एल्यूमिनियम को हम बॉक्साइट से निकाल रहे हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? गाड़ियाँ बनाने में, ऑटोमोबाइल बनाने में यूज़ कर रहे हैं, एयरप्लेन्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग बनाने में, किचन के कुकवेयर बनाने तक में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। वो अलग बात है कि आज के टाइम पे कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम घिसता है और वो खाने के साथ बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर बात करते हैं मिनरल्स के कंजर्वेशन की। तो मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है? मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि एक बार आपने उसको खर्च कर दिया तो वो दोबारा से बनेंगे नहीं, या दोबारा से बनने का मतलब ये है कि आपके जीवन काल में नहीं बन पाएंगे, उनको बनने में वापस से हज़ारों लाखों साल लगेंगे, यानी कि वो गैर नवीकरणीय है। तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। तो हज़ारों साल लगते हैं किसी भी खनिज के बनने में, यानी फॉर्मेशन होने में, और उसके इकट्ठे होने में, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन होने में। जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है उस हिसाब से जिस हिसाब से आज के समय पे इंसान उनको कंज्यूम कर रहा है। जितनी तेज़ी से हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, मिनरल्स का बनने का जो रेट है वो बहुत स्लो है। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वेस्टेज को रोकें जो हम माइनिंग के दौरान करते हैं। मेटल्स का रिसाइकलिंग ज़रूर करें, यानी कि एक बार अगर उसको इस्तेमाल कर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको वेस्ट कर दें, फेंक दें, उसका हमें रिसाइकिल करना आना चाहिए। पावर रिसोर्सेज की बात करें तो जो पावर रिसोर्सेज हैं, शक्ति की जो संसाधन है, वो दो तरह के होते हैं। एक तो है कन्वेंशनल, यानी कि जो पारंपरिक है हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और एक है नॉन कन्वेंशनल, यानी जिसको जो अभी रिसर्च में है या जिनका इस्तेमाल इतनी ज़्यादा मात्रा में अभी नहीं हो रहा है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है, पारंपरिक स्रोत क्या हैं जो हम अब तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं? तो कन्वेंशनल सोर्सेज जो है एनर्जी के वो हैं जो हम बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फायरवुड, यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं कि अगर आप इनको जलाएंगे तो इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो फायरवुड की बात करें तो इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। तो लकड़ी का इस्तेमाल हम बहुत आसानी से करते हैं कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी उबालने के लिए, हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। हमारे देश में अगर हम कहें तो 50% से ज़्यादा जो गांव में जो एनर्जी आया करती थी
वो लकड़ी से आया करती थी। वो स्थिति अब थोड़ी बहुत बदली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो चलाई गई थी, जिसके तहत सिलेंडर्स दिए गए घरों में, गाँव में, तो 9.6 करोड़ की बात की जा रही है कि 9 करोड़ से ज़्यादा सिलेंडर्स दिए गए हैं, जो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसकी तारीफ़ करी है कि जो भारत सरकार ने ये कदम उठाया था, जिसके वजह से महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की जो हेल्थ है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी ग्रामीण क्षेत्रों में। प्लांट्स के रिमेन्स और एनिमल्स के रिमेन्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए, जो फॉसिल फ्यूल है, जो इसका आज के टाइम पे हम जो जीवाश्म ईंधन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सब चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ से बन रही हैं? कोयला कहाँ से बन रहा है? तो आज से हज़ारों लाखों साल पहले जब धरती पे कुछ भी प्रलय आई होगी, बड़े बड़े पेड़ गिरे होंगे, तो जो बड़े बड़े पेड़ धरती पे गिरे हैं वो नीचे दबते चले गए। जब वो नीचे दबते चले गए तो अंडर वेरी हाई हीट एंड वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा रहा और वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहा, तो वो जो पेड़ की लकड़ी थी वो कोयले में कन्वर्ट हो गई। और उसी प्रकार से अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स विचरण कर रहे हैं, और वो एनिमल अगर ऐसे ऐसे दबते चले जाएंगे ज़मीन के अंदर, तो जब वो दबते चले जाएंगे तो उनकी जो बॉडी थी, वो बॉडी तो ख़त्म हो जाएगी, मांस तो ख़त्म हो जाएगा, उसमें जो हड्डियाँ हैं वो हड्डियाँ कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? तेल के अंदर। तो वो हड्डियों से क्रूड ऑयल बना है और कुछ पेड़ों के अवशेषों से भी क्रूड ऑयल बना है। तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये मेन सोर्सेज हैं कन्वेंशनल एनर्जी के। कन्वेंशनल का मतलब ये है परंपरागत सोर्स से जो हमें एनर्जी मिल रही है। जो रिजर्व्स हैं इन मिनरल्स के, ये लिमिटेड हैं, सिंपल सी बात है, ये सब लिमिटेड अमाउंट में है। अगर आप इनका अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल सी बात है, सब खत्म हो जाएंगे। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, यानी कि जो हम जिस रेट से उनको हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रेट है एज़ कम्पेरिजन टू जिस हिसाब से वो चीज़ें बनती हैं। तो ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं कि ऑयल देखते हैं, ये ऑयल है, नेचुरल गैस है, यानी कि खनिज तेल है, और क्या है? और प्राकृतिक गैस है। तो अगर हम इसको समझें तो कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ से आपको पूरा दिखेगा ये। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज देखिए, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, ऑयल को हम ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि आसानी से परिवहनीय है, टैंकर के द्वारा जा सकता है। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, यानी कि जो पेट्रो रसायन उद्योग है उसका आधार कौन है? तेल है। फिर इसकी डिसएडवांटेज क्या है ऑयल की? ये है कि डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय हो जाता है। पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होती है। और एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, और नए तेल का जो एक्सप्लोरेशन है, निकालना है, नए तेल का जो निकालने की जो प्रक्रिया है वो उतनी आसान नहीं है। नेचुरल गैस के फ़ायदे क्या हैं? इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आप इजीली पाइपलाइन के थ्रू। फिर तेल से, कोयले से सबसे साफ़ है, क्योंकि इसको जब जलाया जाता है तब ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज नहीं छोड़ती है, और तेल से सस्ता भी है, यानी कि चीपर देन ऑयल। फिर कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है एनर्जी के, यानी कि ऊर्जा के परंपरागत सोर्स क्या हैं? पहली बात तो है लकड़ी, फिर है कोयला, और फिर एक आ रही है हाइडल पावर, यानी कि जल विद्युत। तो अगर हम देखें तो एडवांटेज क्या है लकड़ी के? लकड़ी का एडवांटेज ये है कि बहुत ही ईजी एक्सेस है, कहीं भी आपको लकड़ी मिल जाएगी। फिर एनर्जी प्रोवाइड दे देती है, एनर्जी प्रोवाइड कर देती है बहुत सारे लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को, क्योंकि ईजिली सभी के पास अवेलेबल है। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, पहली बात तो लकड़ी को इकट्ठा करना बहुत मेहनत का काम है। फिर जलाओगे तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रमोट होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा धरती का, और पेड़ों का कटान तो हो ही रहा है, क्योंकि पेड़ कटेंगे तभी लकड़ी चलेगी। इसी प्रकार से कोयले को देखोगे, कोयले का एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है भारत में तो खासकर। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए आराम से आप उसको जलाएं, पानी गर्म करें, टरबाइन घुमाएंगे और स्टीम से टरबाइन घूमेगी और बिजली बन जाएगी। डिसएडवांटेज ये है कि वो एक पॉल्यूटिंग सोर्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण करता है, और बल्कि है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। बड़े बड़े पूरी ट्रेन चलानी पड़ती हैं, बहुत बड़ी ट्रेन चलती हैं जो कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके लेके जाती हैं। फिर जल विद्युत की अगर बात करें तो नॉन पोल्यूटिंग, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, फिशिंग भी होती है वहाँ पे, जो एक जल का वहाँ पे तालाब बनता है, बहुत बड़ा लेक बनता है, वहाँ पे आप फिशिंग भी कर सकते हैं और इरिगेशन भी वहाँ से हो सकती है, सस्ता भी है ये। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? एक तो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनको उस जगह से हटना पड़ता है। जैसे कि उत्तराखंड में टिहरी डैम बना, तो जो पुरानी टिहरी थी जहाँ पे पूरे लोग बसात करते थे,
वो पुरानी टिहरी को खाली करवाया गया और वहाँ के लोगों को कभी किसी को देहरादून, किसी को न्यू टिहरी में और किसी को ऋषिकेश या रुड़की में बसाया गया। फिर आता है इनंडेट्स लो लाइंग रीजन्स, यानी कि जो लो लाइंग जो क्षेत्र होते हैं वो डूब जाएंगे। और एक्सपेंसिव टू सेटअप हो, यानी कि ये जो है सेटअप करना बहुत भारी काम है, बहुत महंगा पड़ता है एक डैम को बनाना। नेक्स्ट आता है कोयला। तो कोयला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे गाइस। यहाँ से आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। कुछ भी आपको डाउट आता है, आपका फीडबैक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनवानी है वो भी जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी टॉपिक का नाम लेंगे, जिस भी टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, उसके ऊपर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।